आईएएस पीसीएस क्वेश्चन आउट चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की जो हमारी विस्तृत चर्चा है वो भारतीय इतिहास के सबसे अहम कालखंड पर है, 1905 से लेकर 1916 तक का सफर। बिल्कुल, और ये कोई साधारण समय नहीं था। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि 1905 से 1916 के बीच के ये 11 साल एक तरह से पूरे स्वतंत्रता संग्राम की दिशा तय करने वाले साल थे। हाँ, एक मास्टर टाइमलाइन की तरह, है ना, जहां हर घटना किसी दूसरी घटना का कारण बन रही है। एकदम सही। देखिए, अगर हम इस टाइमलाइन का ओवरव्यू लें तो 1905 का बंगाल विभाजन होता है, फिर 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती है, उसके बाद 1907 में कांग्रेस खुद ही सूरत में 2 हिस्सों में बंट जाती है, और फिर 1909 के वो मार्लियामेंटो सुधार आ जाते हैं। हाँ, और फिर कहानी आगे बढ़ती है 1911 के दिल्ली दरबार तक, जहां विभाजन रद्द होता है, और आखिर में 1916 का वो ऐतिहासिक लखनऊ समझौता। मतलब ये पूरी एक चेन रिएक्शन है। तो चलिए इस चेन रिएक्शन के बिल्कुल पहले ट्रिगर पॉइंट से शुरू करते हैं। पेज दर पेज, लाइन बाय लाइन इसका विश्लेषण करते हैं। हमारा मिशन है 1905 के उस कूटनीतिक प्रहार को समझना, बंगाल का विभाजन। वायसराय लॉर्ड कर्जन का नाम तो हर छात्र जानता है। हाँ, कर्जन का नाम तो सबको रटा होता है, लेकिन यूपीएससी या बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में एक और नाम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर। अच्छा, सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर। जी, मतलब असली दिमाग इनका था। जी बिल्कुल। वो एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी थे और विभाजन की पूरी कूटनीतिक योजना, जो पूरा ब्लूप्रिंट था ना, वो इन्हीं महाशय ने तैयार किया था। कर्जन ने तो बस उस पर मुहर लगाई थी। तो ये नाम परीक्षा के लिए बहुत अहम है। और अगर हम तारीखों की बात करें तो इसमें 2 तारीखें बहुत कंफ्यूज करती हैं छात्रों को। हाँ, वो क्लियर कर दूं मैं। देखिए, 20 जुलाई 1905 को इस विभाजन की आधिकारिक घोषणा हुई थी, लेकिन इसे लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ये दोनों तिथियां अलग अलग याद रखनी है। तो 16 अक्टूबर को जब लागू हुआ तो विभाजन का स्वरूप कैसा था? मतलब बंगाल को कैसे काटा उन्होंने? उन्होंने इसे 2 हिस्सों में बांटा। एक पश्चिमी बंगाल, जिसमें आज का पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे, यहाँ हिंदू बहुसंख्यक थे, और दूसरा था पूर्वी बंगाल, जिसमें पूर्वी बंगाल और असम को मिला दिया गया। और इसका मुख्यालय ढाका में रखा गया, है ना, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। बिल्कुल सही। और उनका तर्क था कि बंगाल बहुत बड़ा है, इसलिए प्रशासन चलाने में दिक्कत आ रही है। लेकिन असली मंशा तो कुछ और ही थी। मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे किसी संयुक्त परिवार को जो बहुत ताकतवर हो गया हो, उसे फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बांट दिया जाए। एकदम सटीक उपमा दी आपने। बंगाल उस समय राष्ट्रवाद का नर्व सेंटर था। सारी क्रांतिकारी आवाजें वहीं से उठ रही थीं। अंग्रेजों को बस उस एकता को तोड़ना था। लेकिन क्या अंग्रेज सफल हुए? 16 अक्टूबर 1905 को जब ये लागू हुआ तो जनता का क्या रिएक्शन था? अरे, रिएक्शन बहुत ही जबरदस्त था। अंग्रेजों का दाव उल्टा पड़ गया। पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया। मतलब लोगों ने कामकाज बंद कर दिया? हाँ, घरों में चूल्हे तक नहीं जले उस दिन। लोग नंगे पैर सड़कों पर गाते हुए निकले, गंगा स्नान किया, और यहीं पर एक बहुत खूबसूरत ऐतिहासिक घटना हुई। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर उस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। राखी दिवस? मतलब पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों ने एक दूसरे को राखियां बांधी? जी, हिंदू और मुसलमानों ने एकता के प्रतीक के रूप में एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी। ये संदेश था कि तुम जमीन बांट सकते हो, पर हमारे दिल नहीं। क्या बात है। लेकिन शोक और राखी दिवस तो सिर्फ शुरुआत थी। मुझे लगता है असली जवाब तो वो था जिसे हम भारत का पहला जन आंदोलन कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन। बिल्कुल। लोगों को समझ आ गया था कि सिर्फ प्रार्थनाओं से अंग्रेज नहीं मानने वाले। तो इसका तात्कालिक कारण बना यही बंगाल विभाजन। और फिर 7 अगस्त 1905 को एक ऐतिहासिक बैठक हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में। सही कह रहा हूं ना? एकदम सही। कलकत्ता के टाउन हॉल में ही ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव या बॉयकॉट रेजोल्यूशन पारित किया गया। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या आपको पता है बहिष्कार का विचार सबसे पहले किसने दिया था? शायद कृष्ण कुमार मित्र ने। हाँ, कृष्ण कुमार मित्र। इन्हें बहिष्कार के जनक या फादर ऑफ बॉयकॉट भी कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले अपनी पत्रिका में ब्रिटिश माल के बहिष्कार की बात कही थी। अच्छा, पर मुझे एक बात हमेशा हैरान करती है, उस जमाने में इंटरनेट तो था नहीं, न कोई सोशल मीडिया, न टीवी, फिर यह आंदोलन इतनी तेजी से पूरे देश में कैसे फैल गया? यही तो हमारे उस दौर के क्षेत्रीय नेताओं की संवाद शैली की ताकत थी।
उन्होंने जनता से जुड़ने के लिए स्थानीय चीजों का इस्तेमाल किया, जैसे बॉम्बे, पुणे और पूरे महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सवों के जरिए इस आंदोलन को घर घर पहुंचाया। मतलब त्योहारों के मंच से राष्ट्रवाद का प्रचार। और पंजाब में वहाँ शायद लाला लाजपत राय थे। हाँ, पंजाब और यूपी में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने कमान संभाले। वहीं दिल्ली में सैयद हैदर रजा थे, और अगर आप सुदूर दक्षिण मद्रास प्रेसिडेंसी में जाएं तो वहां चिदम्बरम पिल्ले इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो बिना इंटरनेट के भी ये एक अखिल भारतीय आंदोलन बन गया था। इस आंदोलन की कुछ अनूठी विशेषताएं भी तो थीं, जैसे वंदे मातरम का नारा। बिल्कुल, वंदे मातरम तो इस पूरे आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। लेकिन जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। हाँ, मैंने पढ़ा है कि पहली बार महिलाएं घरों से बाहर आईं, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेटिंग की। सही कहा, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। लेकिन देखिए, एक इतिहास शिक्षक होने के नाते मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। मतलब इस आंदोलन की कुछ कमियां भी थीं? हाँ, ये आंदोलन पूरे समाज को नहीं जोड़ पाया। जो किसान वर्ग था और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय था, वो इस आंदोलन से काफी हद तक अलग रहे। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि अंग्रेजों और सांप्रदायिक ताकतों ने उन्हें भड़काया और किसानों को लगा कि इसमें उनका कोई आर्थिक फायदा नहीं है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ संस्थाओं ने तो बहुत अच्छा काम किया था, जैसे स्वदेश बांधव समिति। जी, स्वदेश बांधव समिति, जिसके संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त थे। इन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित किया। और परीक्षाओं के लिए एक और नाम याद रखिएगा, H.W. नेविन्सन। ये तो वो ब्रिटिश पत्रकार थे ना जो इस आंदोलन से जुड़े थे। हाँ, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन की बहुत विस्तार से रिपोर्टिंग की थी। और देखिए, ये सिर्फ राजनैतिक आंदोलन नहीं था, ये एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी था। सांस्कृतिक पुनर्जागरण मतलब कला और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ हो रहा था। बिल्कुल। इसी समय इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी। इसके पीछे अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर का दिमाग था। उन्होंने पश्चिमी कला से हटकर स्वदेशी कला मूल्यों को पुनर्जीवित किया। टैगोर परिवार का योगदान तो अद्भुत है, पर मुझे याद आ रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर का नजरिया बाकी लोगों से थोड़ा अलग था। वो स्वदेशी आंदोलन के कुछ तरीकों के आलोचक थे ना? हाँ, वो एक बहुत ही गहरे विचारक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर इस अंधविरोध या सिर्फ विदेशी कपड़े जलाने के पक्ष में नहीं थे। वो मानते थे कि पूर्व और पश्चिम की सभ्यताओं के बीच एक रचनात्मक समन्वय होना चाहिए। रचनात्मक समन्वय मतलब क्रिएटिव कोऑर्डिनेशन। जी, उनका मानना था कि पश्चिम से विज्ञान सीखो और अपनी भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़े रहो। वे संकीर्ण राष्ट्रवाद के खिलाफ थे। ये तो बहुत ही परिपक्व विचार है। लेकिन मुझे लगता है कि जहां एक तरफ सड़क पर आंदोलन उग्र हो रहा था, वहीं बंद कमरों में मतलब कांग्रेस के भीतर भी तो कुछ वैचारिक दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। एकदम सही पकड़ा आपने। और यहीं से हमारा अगला चरण शुरू होता है। 1905 से लेकर 1907 तक के कांग्रेस अधिवेशन इसी खींचतान की कहानी है। तो 1905 का जो बनारस अधिवेशन था, जहां गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे, वहां क्या हुआ था? वहां गोखले जी की अध्यक्षता में पहली बार सेल्फ रूल यानी स्वशासन को लेकर मुख्य चर्चा हुई। लेकिन असली तलखियाई 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। हाँ, 1906 कलकत्ता। नरम दल और गरम दल आमने सामने आ गए थे। बिल्कुल, दोनों के बीच अध्यक्ष पद को लेकर तीखा मतभेद था। लेकिन कांग्रेस को टूटने से बचा लिया दादा भाई नौरोजी ने। ओहो, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उनका कद ही इतना बड़ा था कि उनके सामने कोई बोल नहीं पाया होगा। सही कहा। और उनके बारे में कुछ तथ्य छात्रों को बिल्कुल याद रखने चाहिए। वो ब्रिटिश संसद जो फिन्सबरी से थे, वहां चुने जाने वाले पहले भारतीय लिबरल सदस्य थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और उनकी वो गुजराती पत्रिका रास्त गोफ्तार। जी, रास्त गोफ्तार की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। गोखले जी तो उनके लिए कहते थे कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई में है। क्या बात है। और इसी 1906 के अधिवेशन में 4 ऐतिहासिक प्रस्ताव भी पारित हुए थे ना? हाँ, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। और सबसे अहम बात, कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इसी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। लेकिन 1906 में जो विवाद टला वो 1907 में आकर एक बड़े धमाके में बदल गया, ऐतिहासिक सूरत विभाजन। बिल्कुल, 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे,
वहां आकर नरम दल और गरम दल फाइनली बट गए। मैं तो इसे एक तेज रफ्तार गाड़ी की तरह देखता हूं, जहां दो ड्राइवर एक साथ बैठे हैं। उदारवादी ब्रेक दबा रहे हैं कि आराम से चलो, और अतिवादी एक्सेलरेटर दबा रहे हैं कि तेजी से भागो। नतीजा, सूरत में इंजन का फेल होना। यह एनालॉजी बहुत सटीक है। कांग्रेस टूट गई, और जब भी कोई मजबूत संस्था टूटती है तो फायदा किसे होता है? दुश्मन को। अंग्रेजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। और यही एंट्री होती है मुस्लिम लीग की, है ना? बिल्कुल। दिसंबर 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान के प्रस्ताव पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया। इसके पहले अध्यक्ष शायद आगा खां थे, और मुख्यालय लखनऊ में रखा गया था। जी हाँ, शुरुआत में तो इन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य मुसलमानों में ब्रिटिश निष्ठा बढ़ाना और उनके राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना है। लेकिन असली जहर जो बोया गया वो 1908 के अमृतसर अधिवेशन में सामने आया। अच्छा, 1908 में ऐसा क्या हुआ? वहां मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की ऐतिहासिक मांग रख दी, और अंग्रेजों ने तुरंत 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में इसे मान भी लिया, जिसे हम इतिहास में मार्ले मिंटो सुधार के नाम से पढ़ते हैं। लॉर्ड मिंटो और जॉन मार्ले इसके आर्किटेक्ट थे। हाँ, लेकिन इसे सुधार कहना ही गलत है। इस एक्ट का सबसे बड़ा और घातक दोष यही सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी। मैं वही सोच रहा था कि इसे बहुत ही सरल भाषा में कैसे समझें, क्योंकि गांधी जी ने भी कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ऐसा क्या था इसमें? मैं आपको समझाती हूँ। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का सीधा मतलब ये था कि मुसलमानों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी गईं, और सबसे खतरनाक बात, उन सीटों पर सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकते थे। मतलब कोई हिंदू या अन्य धर्म का व्यक्ति उस सीट पर वोट ही नहीं डाल सकता? बिल्कुल नहीं। अब सोचिए इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या हुआ होगा। इसने ये साबित कर दिया कि अलग अलग धर्म के लोगों के हित अलग है। हाँ। इसने सांप्रदायिक विभाजन की एक संस्थागत नींव पक्की कर दी। ये तो सच में सर्वनाश था। मतलब 1905 में बंगाल बांटा, 1907 में कांग्रेस टूट गई, और 1909 में समाज को कानूनी तौर पर बांट दिया। लेकिन इस अंधेरे के बाद 1911 में कुछ बड़ा हुआ था ना? हाँ, 12 दिसंबर 1911 का वो ऐतिहासिक दिल्ली दरबार। वहां जॉर्ज पंचम आए थे और 2 बहुत बड़े फैसले लिए गए। पहला तो यही कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, है ना? जी बिल्कुल। और दूसरा बड़ा फैसला था भारत की राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित करना। कलकत्ता से दिल्ली क्यों? मतलब ये अचानक से राजधानी बदलने का क्या कारण था? सीधी सी बात है, कलकत्ता उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों और राष्ट्रवाद का इतना बड़ा गढ़ बन गया था कि अंग्रेज वहां घबराने लगे थे। वो उस राजनीतिक माहौल से दूर एक सुरक्षित जगह चाहते थे। तो ये फूट के सालों के बाद एकीकरण का दौर शुरू हो रहा था, और ये एकीकरण अपने चरम पर पहुंचा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। एग्जैक्टली 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसे हम पुनर्मिलन का अध्याय कह सकते हैं। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और यहाँ 2 बहुत बड़े मिलन हुए थे। हाँ, पहला तो कांग्रेस के भीतर ही हुआ। अतिवादी यानी गरम दल के नेताओं की 9 साल बाद कांग्रेस में वापसी हुई। इसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की बहुत मुख्य भूमिका थी। और दूसरा मिलन तो मुझे एक खूबसूरत विरोधाभास लगता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक ही मंच पर अधिवेशन। बिल्कुल, और उसी से निकला लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट। दिसंबर 1916 की ये घटना है, और इसके मुख्य शिल्पी थे मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक। ये बहुत दिलचस्प है। सोचिए, अंग्रेजों ने 1905 में भारतीयों को बांटने की कोशिश की, लेकिन 1916 आते आते उन्होंने गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग सबको एक ही मंच पर लखनऊ में ला खड़ा किया। ये सच में एक बड़ा मोड़ था। इसने राष्ट्रीय आंदोलन और हिंदू मुस्लिम एकता को नई दिशा दी। लेकिन और मैं यहाँ अपने सभी छात्रों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल, बताइए। देखिए, 1916 के लखनऊ समझौते ने शीर्ष नेताओं को तो एकजुट कर दिया, लेकिन जरा सोचिए, क्या 1909 के सांप्रदायिक निर्वाचन ने जो अलगाव का बीज समाज में बोया था, क्या वो सच में खत्म हो गया था? या फिर क्या वो इस राजनीतिक समझौते के बावजूद भीतर ही भीतर एक ऐसे विशाल पेड़ में बदल रहा था जो आगे चलकर 1947 के विभाजन की काली छाया बनने वाला था? इस पर आप सबको जरूर विचार करना चाहिए। बाप रे, ये तो वाकई एक बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। एकता तो दिख रही थी,
पर शायद दरारें अंदर ही अंदर गहरी हो रही थीं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।